गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे और चैप्टर 14 में हमारा चैप्टर है क्रिया, वर्ब। तो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया वर्ब के बारे में, और हमें पता ही है कि क्रिया या वर्ब क्या है। क्रिया का अर्थ ही है काम करना या किसी कार्य का होना। तो क्रिया के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अच्छी तरह से हमें पता भी है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो आज हम फिर से क्रिया के बारे में पढ़कर अच्छी तरह से जानेंगे कि क्रिया की क्या क्या विशेषता है, क्या महत्व है और क्रिया किसे कहते हैं। दिए गए चित्र को देखेंगे। बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। तो इन चित्रों के आधार पर लिखी गई है पीती है, रही है और हो रही है। क्रमशः बिल्ली, सरिता और बारिश, इन सभी का क्रिया को बता रही है, अर्थात ये क्रियाएं हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। तो हम जानेंगे किस प्रकार बदलता है। क्रिया पर लिंग का प्रभाव देख रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है, बकरा घास खा रहा है, लड़की पढ़ रही है, बकरी घास खा रही है। क्रमशः पढ़ रहा है, खा रही है, ये पुल्लिंग है। और पढ़ रही है, खा रही है, ये स्त्रीलिंग पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्रिया पर लिंग का प्रभाव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर किस तरह से किया जाता है। क्रिया पर वचन का प्रभाव। लड़का पढ़ रहा है, बकरी घास खा रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, बकरियां घास खा रही है। इसमें पढ़ रहा है, खा रही है, ये एक वचन में है, और लड़के पढ़ रहे हैं और खा रही है, ये बहुवचन में है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्रिया पर वचन का प्रभाव एक वचन और बहुवचन के अनुसार किस तरह से पड़ता है। अब हम क्रिया की परिभाषा फिर एक बार अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार जानेंगे। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है क्रिया कहलाता है। जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, बालक घर जा रहा है, वह बुद्धिमान है। नरेश गा रहा है, वह पत्र लिख रही है। तो जिस प्रकार हम अभी क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि क्रिया क्या है, किसी काम का करने का बोध कराता है या किसी कार्य का होना या करना ही क्रिया कहलाता है। तो इसमें हम पढ़े कि दौड़ रहा है, जा रहा है और है, बुद्धिमान है, गा रहा है, लिख रही है। तो ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं, यानी कि किसी काम के करने का पता चल रहा है, तो ये क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया है, जो काम किया जाता है, उसका कोई मूल एक रूप होता है, वो धातु कहलाता है। धातु से क्रिया बनाई जाती है और उसी जो धातु होता है उसी से क्रिया यानी कि काम का पता चलता है और क्रिया बनाई जाती है। जैसे हम देखते हैं, रो से रोना, हंस से हंसना, दौड़ से दौड़ना, लिख से लिखना, बुला से बुलाना, पढ़ से पढ़ना। तो ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं, क्रिया बने। सो से सोना, जा से जाना, खा से खाना, कर से करना, सुन से सुनना, धो से धोना। तो ये सभी क्रियाएं हैं जो मूल धातु से निर्मित हुए हैं, मूल धातु से बने हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख मूल है और धातु है। ना, प्रत्येक के योग से लिखना क्रिया का सामान्य रूप बन गया है। इसी तरह धातु में ना प्रत्यय के लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे लिखना,
उठना, चलना, सोना, हंसना, उठना आदि। कभी कभी क्रिया का सामान्य रूप संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है, जैसे किरण का गाना बहुत अच्छा था, अधिक बोलना अच्छा नहीं है। अब हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। क्रिया के मुख्यतः दो भेद है, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। स सहित कर्मक कर्म के अनुसार जिस वाक्यों में क्रिया का कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी कि कर्म का होना सकर्मक क्रिया है। जैसे बंदर केला खा रहा है, अनुराग तबला बजा रहा है। तो कर्मशः हम इन वाक्यों में देख रहे हैं कि बंदर केला खा रहा है, तो हम प्रश्न कर सकते हैं क्या खा रहा है, तो उत्तर होगा केला, तो ये कर्म है। अनुराग तबला बजा रहा है, क्या बजा रहा है, तबला, तो ये दोनों क्या है, कर्म है। तो ये सभी क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्रिया अकर्मक कर्म के बिना अर्थात जिस वाक्यों में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाता है, यानी कि जिस वाक्यों में कर्म का पता नहीं चलता है वह अकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा रो रहा है, जोकर हंस रहा है, तो हम प्रश्न कर सकते हैं कि क्या रो रहा है, तो उत्तर होगा नहीं। जोकर हंस रहा है, क्या हंस रहा है, उत्तर होगा नहीं। तो हम इन वाक्यों में देख रहे हैं कि इसमें कर्म का पता नहीं चल रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम तीसरा देखेंगे, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, दो कर्म पाए जाते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने गाय को घास खिलाई, हरीश ने अपनी बहन को कलम दी। तो इन वाक्यों में खिलाई क्रिया के गाय और घास दो कर्म हैं। इसी प्रकार देना क्रिया के बहन और पुस्तक दो हैं, अतः खिलाई एवं देना द्विकर्मक क्रिया है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित प्रकार इस प्रकार हैं। पहला क है सामान्य क्रिया, ख संयुक्त क्रिया, ग नाम धातु क्रिया, घ प्रेरणार्थक क्रिया, अंग पूर्वकालिक क्रिया और च अपूर्ण क्रिया। तो क देखेंगे सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य मतलब सिंपल या साधारण। तो जब किसी वाक्यों में एक क्रिया का प्रयोग होता है, सिर्फ एक ही काम का पता चलता है, तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गई, तो ये सामान्य क्रिया है। ख संयुक्त क्रिया। अब हम संयुक्त का अर्थ ही पता चल रहा है कि इसमें जुड़ा हुआ है। जब एक ही वाक्य में दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखने लगी, उसे जाना पड़ा, यानी कि इसमें संयुक्त वाक्य है। वह पत्र जब लिखने लगी तो उसे जाना पड़ा, तो दो कर्म हुआ। संयुक्त क्रियाओं से इच्छा, समाप्ति, विवशता, आरंभ, शक्ति, निरंतरता एवं अपूर्णता का भी बोध होता है। अब देखेंगे ग नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे लजाना, अपनाना, चकराना, बतियाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया
जब क्रियाओं का व्यापार कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने को देता है, तब उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब क्रियाओं का आदान प्रदान यानी कुछ काम कर्ता स्वयं ना करके यानी करने वाला स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या आदेश देता है, तब उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे धुलवाना, वो कर्ता खुद नहीं करके किसी को करा रहा है, किसी के जरिए काम किया जा रहा है, तो वो हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे धुलवाना, लिखवाना, सिलवाना, पढ़वाना। जैसे किशोर कमल से पुस्तक पढ़वाता है, गौरी राम को पानी पिलवाती है, तुम उसे गेंद खिलवाओ। तो इन वाक्यों में कर्ता स्वयं ना करके किसी और से कार्य करा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। अब देखेंगे आगे पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दूसरी क्रिया का मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है, तो वह पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह कभी खाकर गया है, वह अभी खाकर गया है। इन वाक्यों में गया है क्रिया से पहले खाकर क्रिया प्रयोग की गई है, तो वह अभी खाकर गया है। खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। शिक्षक पढ़कर खाएंगे, शिक्षक पढ़ाकर खाएंगे। वह नहाकर खेलने जाएगा, वह नहाकर खेलने जाएगा, शिक्षक पढ़ाकर खाएंगे। तो ये सभी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जब किसी पूर्व का अर्थ है पहला, जब किसी वाक्य में दूसरी क्रिया का मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। तो पूर्व का अर्थ ही होता है पहले। अब देखेंगे आगे अपूर्ण क्रिया। जब किसी क्रिया को वाक्यों में प्रयोग करने पर भी स्पष्ट अर्थ नहीं प्रकट होता है, तो उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण का अर्थ ही होता है अधूरा। तो इसी से हमें समझ में आएगा कि अपूर्ण, जब किसी क्रिया को वाक्यों में प्रयोग करने पर भी स्पष्ट अर्थ नहीं पता चलता है, प्रकट नहीं होता है, तो वो अपूर्ण क्रिया है। जैसे बिल क्लिंटन अमेरिका के थे, वह शशि को मानती है। यह दोनों वाक्यों व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण है, किंतु वाक्यों के अर्थ अपूर्ण हैं। नीचे से वाक्य पूर्ण रूप से लिखे गए हैं। बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वह शशि को दोस्त मानती है। तो इस प्रकार यह वाक्य पूर्ण हो गए। अब देखेंगे आगे क्रियाओं के विकार। क्रियाओं के विकार हैं लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, काल आदि के आधार पर क्रिया के रूप बदलते रहते हैं। इन्हें क्रिया का विकार कहते हैं। लिंग कृत विकार, लड़का खाता है, यह है पुल्लिंग, और लड़की खाती है, यह है स्त्रीलिंग। पुरुषकृत विकार, पुरुषकृत विकार में है मैं पढ़ता हूँ, ये है उत्तम पुरुष। तू पढ़ता है, मध्य पुरुष। वचनकृत विकार, वचन के अनुसार वह हंसता है, एक वचन, वे हंसते हैं, बहुवचन। वाच्यकृत विकार, मैं सोता हूँ, कृतवाच्य, मुझसे सोया जाता है, भाववाच्य। कालकृत विकार, वह खाता है, वर्तमान, उसने खाया, भूत, वह खाएगा, भविष्यत। तो इस प्रकार हम चैप्टर 14 क्रिया या वर्ब के बारे में अच्छी तरह से पढ़कर अच्छी तरह से समझ गए होंगे।